That's wonderful. And where is my notes? Just a minute, students. Let me. Okay, students. Let's start with our lecture. Okay. So the problem was that कि मैं जो ऐप यूज कर रहा था वो पता नहीं किसी ने तो शायद उसको डिलीट कर दिया. किसी ने मतलब क्या कार्तिक सर ने किया रहेगा. तो लेट मी चेक इट आफ्टरवर्ड्स. फिलहाल हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. एंड व्हाट हैव वी स्टडीड, लेट अस डिस्कस कि हमने अभी तक क्या पढ़ा किया. हम पढ़ रहे हैं अबाउट हिस्टोरियोग्राफी. हम हिस्ट्री में हिस्टोरियोग्राफी पढ़ रहे हैं. हिस्टोरियोग्राफी का मतलब हमने जाना है कि कोई भी अगर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है, रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं. क्रिटिकली इवैल्यूएशन चेक करना जरूरी है ताकि वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है, जेन्युइन है, ये चीज का पता लगाए. इस स्टडी को ही हम बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. ओके. और जो भी yes. कोई नया है, कोई अभी ज्वाइन किया है, तो वो लोग को मुझसे शाम को बात करना है, ठीक है. यू कैन गिव मी अ कॉल इन द इवनिंग. I'll just let you know that how you have to prepare for the previous topics, कैसे उसको हम लोग cope up करेंगे, and then you will match with the same speed. Okay. तो अब 1.3 में हमने क्या देखा, हमने देखा कि यूरोपियंस ने किस तरीके से हिस्टोरियोग्राफी में कंट्रीब्यूट किया करके, वो हमने देखा. और 1.4 नोटेबल स्कॉलर्स, हम ये देख रहे हैं कि वो कौन यूरोपियन लोग थे जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी में कंट्रीब्यूट किया. क्या कंट्रीब्यूट किया ये हम लोग डिटेल में देखते हैं हर एक नोटेबल स्कॉलर के अंडर में. ओके. तो हमने जो फर्स्ट स्कॉलर को कवर अप किया उनका नाम है रेने डेस्कार्टेस, है ना. रेने डेस्कार्टेस ये उनका नाम है. एंड ये सबसे पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को क्या करना चाहिए, क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, चेक करना चाहिए. ये बात उन्होंने अपनी जो है ये एक किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, है ना. मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, रोड पे खड़े रह के चिल्ला थोड़ी ना सकते, ए बाबा डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट करो, ए बाबा डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट करो, नहीं. तो वो चीज को उन्होंने लोगों तक कैसे पहुंचाया, वो उन्होंने पहुंचाया with the help of a book which was written by himself. The name of the book was Discourse on the Method. Okay, book का नाम था Discourse on the Method. और इसमें उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया. क्या स्टेटमेंट था? नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड. दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय रेने डेस्कार्टेस. उनका मानना था कि जब तक तुम्हारे मन से सभी शंकाएं दूर नहीं हो जाती तब तक उस बात को सच करके मत मानो. काफी सही बताया उन्होंने, है ना. और ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल होना चाहिए या हमने करना चाहिए. सिर्फ व्हाट्सएप में पढ़ा या इसने बोला, उसने बोला, मैंने इससे सुना, इस वजह से हम उस चीज को सच नहीं मानना चाहिए. जब तक हम लोग उस चीज का क्या नहीं करते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, हम खुद से उसको जब तक क्रॉस चेक नहीं कर लेते तब तक हम उसको सही मानना नहीं चाहिए. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके फाइन. सो यस सर. यस, काइंडली गिव मी द फीडबैक देते रहना तो मुझे समझेगा. ओके. सृष्टि मुझे, हाँ यस, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहा था इसके लिए. तो यस, विल कंटिन्यू विद द सेकंड नोटेबल स्कॉलर माय डियर स्टूडेंट्स. सेकंड नोटेबल स्कॉलर के बारे में मैं बता रहा हूँ और इनका नाम है वोल्टायर. क्या नाम है? वोल्टायर. ओके. अब ये सब माय डियर स्टूडेंट्स मतलब मोस्टली जो रहेंगे ना ये फ्रांस के ही लोग हैं, ठीक है. मतलब ऐसा ना बोल सकते हो कि सर क्या सब फ्रांस वाले स्कॉलर थे क्या.
काइंड ऑफ, पता नहीं सब फ्रांस वाले स्कॉलर थे क्या नहीं, बट उन्होंने ही ज्यादा स्टडीज प्रोपाउंड किया है, लोगों के सामने रखा है, ठीक है। तो वोल्टायर, इनका पूरा नाम या ओरिजिनल नाम एक्चुअली फ्रैंकोइस मैरी एरोट है, लेकिन लोग इनको वोल्टायर करके बुलाते हैं। तुमने 8th स्टैंडर्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका नाम सुना रहेगा अगर तुमको याद है तो। ओके, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू और एक और व्यक्ति थे, मतलब रूजियो, रूजियो, ठीक है। ये 3 लोग फ्रांस में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि तीनों लोगों ने फ्रांस के अपलिफ्टमेंट में या डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। इन्होंने ऐसे वैल्यूज, ऐसे आइडियाज जनरेट किए, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब चीजों को ओरिजिन कराया। मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी तो बहुत ही अच्छा था। उनका मानना था कि स्टेट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है ये सब इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, इनका आपस में किसी प्रकार का कोई फ्रेंडशिप या लिंक नहीं रहना चाहिए। काफी सही बोला है, क्योंकि अगर किसी मंत्री का, लेजिस्लेचर मतलब मंत्री हो गया ना, तो अगर कोई मंत्री का जुडिशरी में पहचान है, तो वो मंत्री गलत पे गलत काम करेगा और उसको मालूम है जुडिशरी उसको कुछ हार्म नहीं करेगा, बराबर है कि नहीं। Say for example, if I am a minister of a particular place or a region or a state, okay, and I have a very good contact with the judge, कौन जज है? सबरीश मान के लो जज है कि नहीं? तो सबरीश का मेरा अच्छा कांटेक्ट है, तो इसीलिए सबरीश है, इसीलिए मैं बिंदास क्राइम करूंगा, कुछ भी करूंगा, और कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे पता है सबरीश ही मेरा हियरिंग लेने वाला है, तो वो मुझे थोड़ी ना कुछ पनिश करेगा या कुछ मेरे अगेंस्ट करेगा। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड जनरेट्स, तो ये मॉन्टेस्क्यू ने उसके विरोध में कहा था। तो ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। चलो उसको साइड में रखते हैं, यहाँ पे आते हैं हम। यस, हर चेंज होता है ना? क्या बोल रहे हो? हर हियरिंग में जज चेंज होता है ना? हर हियरिंग में कोर्ट के जज चेंज होता है ना? हाँ 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 हाँ, बराबर। लेकिन कैसा है कि कुछ एक स्पेसिफिक इसमें, अगर मतलब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर जुडिशरी में मेरा पहचान अच्छा है, तो ऑब्वियसली जो जज रहेंगे, मतलब जज बहुत सारे नहीं होते हैं, लिमिटेड जज ही होते हैं अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बात करेंगे तो। और जो बड़े बड़े मैटर्स होते हैं, देखो अभी अगर बोलते हैं ना चोरी भी करना है, तो 100-200 रुपया क्या चोरी करने का, 1-2 लाख रुपया क्या चोरी करने का, है कि नहीं। आजकल तो फिगर्स, मतलब लाख रुपए तो कुछ नहीं है। if you see the scams, lakhs and thousands are nothing, मतलब it is like चिल्लर है बाबा। किसी ने अगर 10 लाख 20 लाख का कुछ स्कैम किया तो क्या 10 लाख 20 लाख क्या है, it is like that, because the amount of scams or the amount, the value of scams has been raised to such an extent. If we talk about Vijay Mallya, yes, if we talk about Nirav Modi, yes, तो ठीक है, ये तो कुछ बिजनेसमैन थे जो लोगों को फंसा के चले गए, बराबर है कि नहीं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस का स्कैम होता है वो तो खतरनाक होता है, माय डियर स्टूडेंट्स। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द 2G स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम। हमारा जो मोबाइल का जो है, अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, 3G या 4G यूज करते हैं, बराबर। तो ये G का मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। तो 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, ऐसा चीज हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो 2nd जनरेशन था, 2G था, उस टाइम पे जो ऑक्शन किया गया था, उस ऑक्शन के इसमें मतलब ट्राई जो है, टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी इन इंडिया, ये क्या करता है, ये प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस देता है कि वो लोग नेटवर्क सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका ऑक्शन होता है कि ये लोग कितना बिड कर सकते हैं या कितना दे सकते हैं करके। तो 2G के टाइम पे कुछ मीडिया का कवरेज नहीं था, ओके, मीडिया का कुछ कवरेज नहीं था। तो क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन 3G जब आया तो 3G का मीडिया ने कवरेज लिया, ऑक्शन हुआ ना, बिडिंग हुआ, तो वो ऑक्शन का बिडिंग का कवरेज लिया, और उसमें पता चला कि अमाउंट तो बहुत जबरदस्त रहता है करके, मींस इट इज इन लैक्स एंड लैक्स ऑफ करोर्स। तो 2G में कितना हुआ करके चेक किया गया। चेक करने के लिए एक अथॉरिटी है, उसको CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ओके। ये अथॉरिटी ने चेक किया और पता चला, माय डियर स्टूडेंट्स, कि 2G में
स्कैम किया गया है. 24 मिनिस्टर्स वर इन्वॉल्व इन दैट स्कैम. 24 मिनिस्टर्स टेलीकॉम के थे. ठीक है. ए राजा. ओके, ए राजा उसका नाम था जो टेलीकॉम मिनिस्टर था. माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हियर द अमाउंट, तुमको पता है अमाउंट कितना था? अगर Your voice is breaking. The voice is breaking. ओके Your ओके, voice stuck हो गया है. जस्ट अ मोमेंट. ओके, इज इट प्रॉपर नाउ? अरे यार, हेलो. यस सर, गुड इवनिंग सर. बोलिए ना सर, लेक्चर में हूँ, बोलिए. गूगल मीट के बारे में. फाइन. तो पता है वॉइस ब्रेक हुआ था कहीं तो. ओके, ब्रेक होने का रीजन था कि कॉल आ गया. ओके, तो आई होप नाउ इट इज क्लियर. जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले, तो स्कैम का अमाउंट बता रहा था मैं कि वो 2G स्पेक्ट्रम में जो स्कैम किया गया था, अमाउंट वाज नॉट 10 करोड़ माय डियर स्टूडेंट्स. 10 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 100 करोड़. 100 करोड़ भी नहीं. द अमाउंट वाज नॉट इवन 1000 करोड़. 1000 करोड़ भी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स. 1000 करोड़ भी नहीं, उससे भी ज्यादा. सर 10,000 करोड़ नहीं स्टूडेंट, 10,000 करोड़ भी नहीं, उससे भी ज्यादा. कैन यू इमेजिन 10,000 करोड़? बट स्टिल दैट वाज नॉट द अमाउंट. 10,000 करोड़ भी नहीं, 1 लाख करोड़ भी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स. 1 लाख करोड़. कैन यू इमेजिन द नंबर? 1 लाख करोड़. 1 करोड़ नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 लाख भी नहीं बोल रहा हूं, 1 लाख करोड़. ये भी नहीं था. The amount was 1,80,000 crores. 1,80,000 crores. We can hardly imagine the zeros behind that particular number. 1.8 मतलब 1.8 बिलियन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स. वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा कर्जा इतना ही है एक्चुअली. वर्ल्ड बैंक के पास हम लोग कर्जा लेते हैं तो हमारा कर्जा लगभग कुछ 2 मिलियन 3 मिलियन ही बिलियन रहता है. उतना तो हम लोग एक स्कैम कर देते. सोचो, इतना डेंजरस अपना सिस्टम है एक्चुअली. एंड दिस मतलब किया स्कैम, जेल में डाले, 1 महीना जेल में रखा, बेल पे निकल गए, फिर सबको पार्टी भी दिया उन्होंने. कमाल. सोचो ना, दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अवर कंट्री. वी आर हेल्पलेस इन दिस थिंग. कुछ नहीं हुआ आगे, कुछ न्यूज ही नहीं पता चला उसका क्या. बेल पे हो गया, खत्म बात. हमको लगा यही सबसे बड़ा स्कैम है करके, तो इसके इमीडिएटली थोड़े दिन बाद एक और बड़ा स्कैम पता चला. अब इस बार अमाउंट 1,80,000 से भी ज्यादा था. हमको लगा 1,80,000 बस ज्यादा है करके. 1,80,000 से भी ज्यादा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था. 1,86,000 करोड़ था. नसीब अच्छा था, बच गए, थोड़े सस्ते में निकल गए. So such is the kind of scams in our country, my dear students. Okay, chalega. Not talking more about that thing. We will continue with Voltaire. Okay, तो फ्रैंकोइस मैरी एरोट ये उनका नाम था my dear students. और लोग उनको बुलाते थे क्या करके? वोल्टायर करके. ठीक है, sure, kindly pay attention. Okay, so this is a very big marker. ये नहीं चलेगा. ये चलेगा. Okay, so I'll read and explain. Just pay attention, my dear students. If at all any doubts come in your mind, you can ask me. Okay, तो वोल्टायर इनका पूरा नाम था फ्रैंकोइस मैरी एरोट. Okay, फ्रैंकोइस मैरी एरोट. अपने अपने मन में बोलने का कोशिश करो. फ्रैंकोइस मैरी एरोट. ओके, फ्रैंकोइस मैरी एरोट. ओके,
So Voltaire's original name was Francois Marie Arnault. ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, तो he was a French. कहाँ के थे? फ्रांस के थे, तो उनको क्या क्या बोला गया है? He was a French. अब उन्होंने क्या ऐसा कहा कि वो हिस्टोरियोग्राफी को कंट्रीब्यूट किया? लेट्स सी क्या कहा करके. He opined that along with objectical truth and chronology of historical events, considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc., was also equally important in historiography. So my dear students, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बहुत लॉजिकल चीज कहा. लॉजिकल है कि नहीं वो तुम मुझे बताओगे. उन्होंने क्या कहा कि हिस्ट्री में सिर्फ क्रोनोलॉजी मत देखो कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ. ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है. दिस इज नॉट ओनली हिस्ट्री. हिस्ट्री इंक्लूड्स स्टडी ऑफ समथिंग मोर देन दिस. हिस्ट्री शुड ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी अबाउट द सोशल इवेंट्स. वहां पे सामाजिक जीवन कैसा था, ट्रेड कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसा था, ये सब चीज का भी स्टडी शुड बी देयर इन हिस्टोरियोग्राफी. मुझे बताओ वोल्टायर का ये कहना सही था कि गलत था? सही था. सही था. सही था. सही था. बराबर है ना माय डियर स्टूडेंट्स? कि क्या हम लोग सिर्फ राजा महाराजों ने झगड़ा किया, इसने उसको कब्जा किया, इसने उसको मारा, यही सब पढ़ना इतिहास होता है क्या? यही सब नहीं. No. History is something more than this, my dear students. History means course, everything about the past. It should not be related only with political or diplomacy. It should be with everything, and that everything was been included slowly and steadily. ये वोल्टायर जी ने इंक्लूड कराया कि हिस्ट्री में सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए. ओके, आगे देखते हैं. It gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. तो उनकी इस बात ने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कराया कि सभी चीज को, ह्यूमन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है. Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. तो इसीलिए माना जाता है कि वोल्टायर जो है वो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फाउंडर है करके. Who is the founder of modern historiography? Voltaire. Yes, Voltaire. Okay. I hope this part is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. चलेगा. क्विकली एक बार देख के लो, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. देख के लो, फिर से रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके, चलो देख के लो फटाफट. Okay, done, my dear students? Done, sir. Yeah, okay, fine. I got the confirmation. Thank you very much. We'll proceed further, my dear students. Next scholar. तो दो स्कॉलर अभी तक हमने कवर किया. पहले स्कॉलर का नाम था, क्या था? रेने डेस्कार्टिस. Yes. रेने डेस्कार्टिस पहले ऑथर, पहले स्कॉलर का नाम था. दूसरे स्कॉलर का नाम है वोल्टायर. क्या नाम है? वोल्टायर. अब हम बढ़ते हैं. Yes. Moving towards the third scholar, his name is George Wilhelm Friedrich Hegel. मैं बोल रहा हूँ, तुम मन में जरा रिपीट करने का कोशिश करो. देखो, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक है वो. फ्रेडरिक, फ्राइड राइस नहीं है वो.
ऐसा लग रहा है क्या फ्राइड राइस करके? नहीं ना? किसी को याद आ रहा है फ्राइड राइस वगैरह? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, शाम का टाइम है, अभी तक रात हुआ नहीं है। फ्राइड राइस कुछ नहीं। फ्रेडरिक हीजल, ओके, यस। सो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीजल, ये उनका नाम है। हाँ, उनके अकेले का ही नाम है ये, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीजल। काफी छोटा नाम है, उस टाइम पे ऐसे ही नाम होते थे, ठीक है, यस। ओके, जैसे मैंने कहा कि फ्रांस और जर्मन के ही लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो यहाँ पे हम जिसके बारे में देख रहे हैं ये जर्मन के हैं, ठीक है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीजल बिलोंग्स टू जर्मन। लेट्स प्रोसीड। चलो ध्यान दो सब लोग, माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीजल। लिव्ड, वो जो ईयर दिया है ना, वो उनका मतलब बर्थ से लेके डेथ का ईयर दिया है। पैदा हुए थे 1770 में और डेथ हुआ उनका 1831 में, ओके। उससे कुछ हम लोग को इतना मैटर नहीं करता, वो जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ऐसा पकड़ के चलते। हीजल वाज अ जर्मन फिलोसोफर, बताया मैंने तुमको। He insisted that historical reality should be presented in a logical manner. तो my dear students, हीजल जी का कुछ बोलना था। क्या बोलना था? ये जो बोले ये भी सही है कि गलत है, तुम बताओ। तुमको गलत लग सकता है, तुमको लगना भी चाहिए। तो अगर गलत लगता है तो फिर तुम्हारे पास उसका रीजन भी होना चाहिए, है ना? बराबर है कि नहीं? तो हीजल ने क्या कहा? He said that historical reality should be presented in a logical manner. मतलब अगर इतिहास में कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट हुआ है और अगर वो सच है, रियलिटी, इफ इट इज रियल, देन इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। उस चीज को कॉमन सेंस के साथ प्रेजेंट करना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? अब जैसे कि महाभारत में वो बो एरो छोड़ते थे तो पाउस निकलता था, सांप निकलता था, गरुड़ निकलता था, बड़े बम फूटते थे ढाड़ धुड़ धुड़ुम करके। तो कैन दिस बी सेड एज टू बी अ लॉजिकल थिंग? कैन यू एग्री टू दिस थिंग? नो, सही में होता था ऐसा, हमने भी देखा है, हमने देखा है, तुमने देखा है, कहाँ पे देखा है? टीवी में देखा है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है। सच में ऐसा देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। नहीं वही बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं देखा तो वही बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर कोई हिस्टोरिकल रियलिटी है पास्ट का, तो उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए? विद इन अ लॉजिकल मैनर इट शुड बी प्रेजेंटेड। लॉजिकल मतलब समझते हैं ना, कॉमन सेंस, कि सच में ये पॉसिबल है क्या, है ना? यस, यस सर, समझ रहे हैं। Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं। To him, the timeline of historical events was indicative of progress. तो टाइमलाइन मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स? तुमने वो देखा रहेगा ना, बंदर था, बंदर से फिर वो एप में कन्वर्ट हुआ, एप से फिर वो थोड़ा जो स्टोन एज मैन था, पैलेलिथिक मैन, मेसोलिथिक मैन, नियोलिथिक मैन, ये सब पढ़ा था। तो ये टाइमलाइन बोल सकते हैं, मतलब एक एक पर्टिकुलर पीरियड में ह्यूमन बींग्स का जो प्रोग्रेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो हीजल के हिसाब से अगर वो टाइमलाइन देखते हैं तो उनके हिसाब से देयर इज प्रोग्रेस इन द ह्यूमन लाइफ, ओके। हर इसमें प्रोग्रेस हुआ है। अब तुम इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? डू यू एग्री? Yes. if you people check for the past 100 years, पिछले 100 साल के पीरियड में देखो, 100 साल पहले मोबाइल हुआ करता था क्या? नहीं। आज है। 100 साल पहले नहीं, टीवी हुआ करता था क्या? नहीं। आज है। तो दिस इज व्हाट लाइक यू कैन okay, this is like somewhat some things which have been like evident. ये एक proof है हमारे लिए कि past से ये सब चीजें देख रहे हैं तो हम लोग को प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। तो कैन वी से दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन प्रोग्रेसिंग थ्रू आउट द इयर्स? मतलब इतने सालों से प्रोग्रेस करते आ रहे हैं हम लोग। यस सर, नो सर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. यस सर। ओके स्टूडेंट्स,
तो यही कहना था हीजल का। अभी देखो जो भी बात कही जाती है उसको डायरेक्टली यकीन नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, तो उस टाइम पे भी ऐसे तुरंत लोग मानते नहीं थे, तो इट वाज टू बी प्रूव्ड विद सम एविडेंस एंड प्रूफ, कुछ चीजों के माध्यम से उसको प्रूव करना पड़ता था, ठीक है। तो कैसे प्रूव करते थे? अब ये जो था, मतलब हीजल का जो कहना था, ये एक थियरी है ना, थियरी है ना, तो वो थियरी उन्होंने प्रफाउंड किया। वो प्रफाउंड कैसे किया वो हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उनका और क्या सोचना था? He also thought that presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth. अब ये तुम बोलोगे सर ऐसा कैसा, इतिहास कैसे बदलते रहेगा? पहले तो समझ के लो कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है करके। ये सेंटेंस बोल रहा है कि समय के साथ, okay, with the passage of time there is a possibility that history would change. Do you agree to this thing or you disagree? एग्री सर, Agree? मानते हो इस बात को, समय के साथ इतिहास बदल सकता है करके? अब मैं एग्जांपल दे, नो सर। नो सर, ठीक है, नीट नो बोल रहा है। नीट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के बाद में मुझे अपना रिस्पॉन्स देना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हम लोग ना, वी आर करंटली इन द ईयर 1920, 1920 के दौरान, ये ईयर 1920 है, हाँ लगभग, मतलब 100 साल पहले तो मैं ये अपना स्पेनिश फ्लू का बात नहीं कर रहा हूँ वापस से। 1920 में क्या हुआ, लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन का काम शुरू किया गया। लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन का काम शुरू किया गया, और उस काम के दौरान माय डियर स्टूडेंट्स कुछ ब्रिक्स मिले, ठीक है, कुछ ब्रिक्स मिले। थोड़ा यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ। सर ये बताया है आपने? बताया मैंने, बराबर। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ। पहले 1920 तक इंसान को लगता था कि वो सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन है करके। 1920 का जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था उसको लगता था कि वो सबसे डेवलप्ड है करके, उससे डेवलप्ड कोई था ही नहीं इसके पहले। ये उसका सोच था माय डियर स्टूडेंट्स, 1920 के ह्यूमन बीइंग्स का सोच था। और 1920 में ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ? द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पे गड्ढा खोदने पे ईंट मिले, ईंट में अलग अलग प्रकार के उन्होंने घर वगैरह देखे, अलग अलग कंस्ट्रक्शंस देखे, रोड देखे, पूरा शहर देखा उन्होंने, और फिर उनको पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन है ये आज से लगभग 1,500-2,000 साल पहले, मतलब 1920 से लेकर भी और पुराना 1500-2000 BC का है ना, लगभग 3,000 साल पुराना। 3,000 years old civilization was Harappan civilization, and this civilization used to have makeup with them, मेकअप बॉक्स रखते थे, हाइजीन के बारे में सोचते थे, बाथरूम होता था उनके घर पे अलग सा, घर पे कुआं होता था अलग सा, पैरेलल रोड्स होता था, पैरेलल रोड्स जो आज के डेट में भी हमको नहीं दिखते रोड पे, उनके यहाँ पे 3,000 साल पहले पैरेलल रोड्स होता था, और 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट होता था। सोचो कौन कौन डेवलप्ड है, 1920 वाला कि उससे 3,000 साल पहले वाला डेवलप्ड है? 3,000 साल पहले वाला। तो मुझे बताओ कि बदलते समय के साथ इतिहास बदला कि नहीं बदला, है ना? जिस समय पे इंसान को लग रहा था कि मैं ही सबसे शाना हूँ, मैं ही सबसे होशियार हूँ, उस टाइम पे उसको एक ऐसा इंसिडेंट पता चला, ऐसा इवेंट उसके सामने आया जहां पे उसके आंख खुल गए कि अरे मुझसे भी डेवलप्ड है। एक और उदाहरण देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। द डिस्कवरी ऑफ द्वारका, द्वारका पता है ना तुमको, मैंने दिखाया भी था लास्ट टाइम भी, द्वारका नगरी, है ना? यस, वो भी एक एकदम यूनिक डिस्कवरी है ना माय डियर स्टूडेंट्स, कि उसके पहले लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है करके, लेकिन जब द्वारका नगरी का डिस्कवरी हुआ, पानी के अंदर पूरा द्वारका नगर मिला, तो दैट वाज अ ट्रेमेंडस डिस्कवरी। अभी भी आज हमको अगर कुछ लग रहा है और कल जाके कुछ डिस्कवरी हो गया, तो ऑब्वियसली वी कैन से लाइक
मोबाइल फोन्स पहले होते ही नहीं थे वगैरह वगैरह, और उससे भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मिल गया तो yes, so yes, with the passage of time, with the change over time, new evidences would come forth. नए नए चीजों का मतलब डिस्कवरी होगा और नए नए चीजें नए नए राज खोलते रहेगा। तो इतिहास बदलते रहेगा कि सेम रहेगा, बताओ। निहित बदलते रहेगा। बदलते रहेगा, है ना। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। Hegel's, with Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were My not voice is breaking. Yes, sir. कौन है? Okay, now is it proper? सही है? No, sir. No, sir. Okay, 1 minute. अभी बताओ, बराबर है? Yes, sir. Okay. Okay, so let's try to complete this part. Okay. So उन्होंने क्या कहा माय डियर स्टूडेंट्स, विद हीजल्स फिलोसॉफी, फिलोसॉफी मतलब उनका एक विचार, उनका एक आइडिया। जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके, यस। सो हीजल का जो फिलोसफी था, फिलोसफी का मतलब मैंने बताया है आइडिया, विचार, है ना। तो उनका जो फिलोसफी था वो बहुत सारे स्कॉलर्स ने Sir, The voice is The voice breaking. voice breaking. लेकिन मतलब ये क्या गड़बड़ हो रहा है? sir अभी clear है. अभी बराबर है? गड़बड़े बोले तो बराबर आता है। Okay, listen. So what I'll do now, I'll just without sharing the screen, I'll give you the explanation of this. Okay. तो हिजल का फिलॉसफी जो था, हिजल का जो बोलना था, वो बहुत सारे स्कॉलर्स को एग्रीड था। उनके हिसाब से हिजल जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ओके। और हिजल ने अपने बात को मनवाया या अपने बात को लोगों तक रीच करवाया इन अ साइंटिफिक वे। ऐसे नहीं कि काल्पनिक कुछ भी बात बोल दिया और लोगों को यकीन करने को लगा, नहीं। Whatever he said, he proved it with some scientific methods. Okay. और अगेन अब अपना बात लोगों तक पहुंचाने का है तो क्या करने का? मेन रोड पे आने का और चिल्लाने का, सुनो सुनो सुनो। बुक लिखने का। बुक लिखने का, वेरी गुड निमेश, बुक लिखने का। तो बुक लिखा गया माय डियर स्टूडेंट्स। ओके। और इनके बुक का नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। Encyclopedia of Philosophical Sciences. This was the name of his book. Those who are not having the textbook, don't worry, हम लोग नेक्स्ट इसमें रिवाइज करेंगे, तभी तुमको शेयर करके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये उनके किताब का नाम था Encyclopedia of Philosophical Sciences and Reason in History। दो किताब लिखे हैं इन्होंने, मतलब किताब तो बहुत लिखते हैं लेकिन फेमस जो हुए तो ये दो किताब हुए। ओके, दैट इज Encyclopedia of Philosophical Sciences and Reason in History। ओके। अब इन्होंने अपने बात को लोगों तक कैसे पहुंचाया, ये भी तो मतलब एक जानने वाली बात है ना, कि हाउ ही मेड पीपल एग्री टू हिज व्हाट आई कैन से हिज सेइंग। उन्होंने अपने बात को कैसे लोगों तक ये बात मनवाया कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है करके। सो फॉर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने थियरी प्रपोंड किया। थियरी मतलब समझता है क्या?
थियरी म्हणजे जैसे कहा कि वो आइडियोलॉजी देते थे ना लोगों को, अपने व्यूज अपने ओपिनियंस लोगों को शेयर करते थे, तो उसी प्रकार से उन्होंने एक थियरी बनाया, ठीक है, और वो थियरी लोगों ने एक्सेप्ट की, ठीक है। अब वो थियरी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज का दो साइड होता है। ओके, व्हाट आई मीन टू से इज दैट इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर मैं एक सिक्के को उछालूं तो आइदर द कॉइन विल गिव मी अ हेड्स और इट विल गिव मी अ टेल। बराबर है, बराबर है, यस। इन द सेम वे, Yes, sir. in the same way, every opinion will have two sides. मतलब if there is something good, then there will be something bad. If there is fair, then there will be unfair. If there is right, then there will be wrong. If there is just, then there will be unjust. दो साइड होता है, बराबर है कि नहीं? हर चीज का दो साइड होता है। तो उनका यही कि हम पहला साइड देखेंगे, ठीक है, पहला साइड देखेंगे तो उसको बोला जाता है थीसिस। क्या बोला जाता है? थीसिस। ओके, व्हेन यू लुक इनटू वन साइड ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर, दैट इज कॉल्ड एज थीसिस, एंड व्हेन यू काउंटर टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, मैंने एक चीज बोला, मैंने बोला कि बॉयज आर बेस्ट, तुरंत सब लड़कियां झगड़ने शुरू करेंगी, सर ऐसा कैसे बोला, ये क्या बोल दिया आपने, ऐसा थोड़ी ना होता है, वगैरह वगैरह। So what I said, boys are the best. This is my thesis. बराबर है कि नहीं? ये मेरा थियरी है। अब इस थियरी को तुरंत तुमने क्या किया? काउंटर किया। जब लड़कियां मुझे अपोज करेंगे, अपोज कर रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस। क्योंकि तुम मेरे अगेंस्ट बोल रहे हो, मैंने जो थियरी डाला, मैंने जो थीसिस बताया, उसके अगेंस्ट तुम बोल रहे हो, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। और जब ये थीसिस और एंटीथेसिस को स्टडी किया जाएगा और उसके बाद में कंक्लूजन डिराइव होगा, या तो थीसिस करेक्ट होगा या तो एंटीथेसिस करेक्ट होगा, या तो थीसिस करेक्ट होगा या तो एंटीथेसिस करेक्ट होगा। बराबर है कि नहीं? तो थीसिस और एंटीथेसिस में से जो चीज करेक्ट है करके हम फाइनलाइज करेंगे, उसको बोला जाएगा सिंथेसिस। उसको क्या बोला जाएगा? सिंथेसिस। ओके, तो तीन वर्ड पे हमने यहाँ पे जोर दिया है। पहला तो है थीसिस, दूसरा है एंटीथेसिस और तीसरा है सिंथेसिस। ओके, डोंट वरी इफ द टेक्स्ट बुक इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर? ओके सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, चलेगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे हमारे लेक्चर को क्या देते हैं? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। यस, Yes. ओके। पूर्ण विराम नहीं दे सकते, अब पूर्ण विराम ही देना पड़ेगा, कॉमा। सो यस, वी विल एंड टुडेज लेक्चर ओवर हियर। यहाँ पे हम लेक्चर को समाप्त करते हैं।